यह ले बुढ़िया, सोनू को खिला दे, और खबरदार जो खुद खाया तो। सोनम ने कहा, अरे बेटा, खीर बनाया है क्या? थोड़ी मुझे भी दे दे। कमला जी ने कहा, अरे वाह बुढ़िया, इतने सालों से हमारी कमाई खाकर चैन नहीं मिल रहा, जो अब खीर भी खानी है। सोनम ने कहा, बेटा ऐसा मत कह, इतने सालों से इस घर में गधे की तरह काम भी तो किया है, उसके बदले 2 रोटी ही तो खिलाई है तूने। कोई बात नहीं, तू खीर मत दे, बस उसका पतीला ही दे देना, मैं चाट लूंगी उसी को, उसी में संतुष्ट हो जाऊंगी। कमला जी ने कहा, खीर का पतीला तुझे चाटने दो? बुढ़िया, बड़ी आई खीर खाने वाली, जो मिल रहा है उतने में ही संतुष्टि कर ले, वरना कहीं। सोनम के इतना कहते ही कमला जी बोल पड़ती है, नहीं नहीं बेटी, नहीं चाहिए मुझे खीर, दे इसे, मैं सोनू को खिला देती हूँ। यह कहकर कमला जी ने खीर की कटोरी सोनम के हाथों से ले ली और सोनू को खिलाने लगी। जब कमला जी सोनू को खीर खिला रही थी, सोनू उछल कूद कर रहा था। बेचारी बुढ़िया कब तक लड़ती। वह सोनू को खिलाने जैसे ही जाती, सोनू भाग जाता। ऐसा करते करते सोनू के हाथ से खीर की कटोरी लग जाती है और पूरी खीर जमीन पर बिखर जाती है। खीर के गिरते ही सोनम दौड़कर बाहर आती है और जमीन पर यूं खीर बिखरा देख ना आओ देखती है ना ताओ, गुस्से में अंधाधुन कमला जी को पीटना शुरू कर देती है। इतना करने के बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो वह कैंची लाकर उनके बाल काटने लगती है। बेटी छोड़ दे, मेरी गलती नहीं है। वह सोनू का हाथ लगकर ही खीर गिरा। माफ कर दे मुझे, कमला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बुढ़िया, तुझे खीर नहीं दिया, ऐसे करके गिरा दिया। सोचा होगा कि मैंने जब नहीं खाया तो किसी को खाने नहीं दूंगी और मुझे बहाना बनाकर बच जाएगी। यह सोचा था ना। आज तो तुझे इतना मारूंगी कि तू अगली बार कोई बहाने बनाने से पहले कांप जाएगी। सोनम ने कहा और फिर वह कमला जी को पीटने लगी। जब सोनम थक गई तो वहां से चली गई, पर कमला जी वहीं पड़ी रही, क्योंकि उसकी और हिम्मत नहीं हुई कि वह वहां से उठकर कहीं जाए। काफी रात हो गई। अब कमला जी सो चुकी थी, पर बदन दर्द से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उनकी आंख लगी ही थी कि अचानक पानी अपने ऊपर गिरने से उसकी नींद खुल गई। अब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सोनम उनके ऊपर पानी गिरा रही है। कमला जी उठने की कोशिश करती, पर वह उठ नहीं पाती, पूरे बदन में दर्द, पर सोनम के डर से वह लेट भी नहीं पा रही थी। उठ जा बुढ़िया, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं मारा था। चल अब जल्दी से बर्तन साफ करके नाश्ता बना ले, और हाँ, पहले खुद ही खाने मत बैठ जाना, वरना याद रखना। सोनम ने यह कहा और चली गई। कमला जी किसी तरह उठती, पर वह हैरान थी कि वह किसी भी हालत में खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन्हें अपने पैरों में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। हजारों कोशिशों के बाद जब वह उठने में नाकाम रही, तो उन्होंने सोनम को आवाज लगाई। सोनम कमला की आवाज पर तमतमाती हुई बाहर आई और कहा, क्या हुआ बुढ़िया? बेटी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मेरे पैरों में मानो कोई जान ही नहीं है। कमला जी ने कहा, सब जानती हूँ, यह सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं। मैं तो कोस रही हूँ उस दिन को जब भैया के पास से तुम्हें लाने का सोचा था। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी सारी संपत्ति के साथ यहाँ आओगी, पर वह सब तो तुमसे पहले ही भैया ले चुके और भेज दिया इस बुढ़िया को मेरे पास। सोनम ने कहा, बेटा, तेरी भाभी भी मुझे पीटती थी, सोचा तेरे पास कम से कम यह दर्द तो नहीं मिलेगा। तू तो मेरी बेटी है, तू मेरा दर्द जरूर समझेगी। पर अब समझ आ गया है, बुढ़िया की कोई कद्र नहीं होती। बस जब तक वह दूध देती है और काम आती है, लोग तब तक उसकी परवाह करते हैं, वरना इसी तरह उसे बस पीटना ही होता है।
कमला जी ने कहा, सुन बुढ़िया, अपना सामान बांध ले, तुझे अभी चलना है मेरे साथ। सोनम ने के ये कहते ही कमला जी बोली, कहाँ चलना है बेटी? भैया के पास छोड़ने जा रही है वापस। नहीं भला, भैया क्यों रखेंगे आपको? उनका तो पिंड छूट गया आपसे, अब मेरा पिंड भी छूटे तो शांति मिले। सोनम ने कहा, पर बेटा मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, ऐसी हालत में तू मुझे कहाँ ले जा रही है? कमला जी ने पूछा, इसीलिए तो तुम्हें ले जा रही हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं रही, और मुफ्त में तो मैं तुम्हें पालूंगी नहीं, इसीलिए कुछ और तो इंतजाम करना पड़ेगा तेरा। सोनम ने कहा, और उसके बाद वह कहीं निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो साथ में एक व्हील चेयर लेकर आई और कहा, चल बुढ़िया बैठ इस पर। बेटी मेरे कमर में काफ़ी दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मेरे पैरों को भी अचानक से कुछ हो गया है। कमला जी ने कहा, हाँ तुम्हारे सारे दर्द का इलाज ही लेकर आई हूँ, इस पर बैठो पहले। इसके बाद सोनम कमला जी को लेकर एक जगह पहुंचती है और उन्हें वहीं छोड़कर कहती है, सुन बुढ़िया, चुपचाप यहीं बैठी रहना, जब तक कोई आकर तुम्हें ले ना जाए, और कोई भी कुछ पूछे तो खबरदार जो मेरा नाम और पता बताया, कहना तुम्हारा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, तभी तुम्हें छत और रोटी नसीब होगी, वरना मेरे यहाँ आकर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी? कमला जी सोनम के इन सारी बातों से सिर्फ रोए चली जा रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटी उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर जा रही है। एक बेटा है जिसने तो कब का मुंह फेर लिया, और अब बेटी भी उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। कमला जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। वो उनके पति की दूसरी बीवी थी, क्योंकि पहली पत्नी सोनम को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। कमला जी शादी करके ससुराल पहुंची तो दोनों बच्चों को गले से लगा लिया था, पर सौतेली माँ कितना भी कर ले, लेकिन रहती सौतेली ही है। यह बात कमला जी की ननंद ने मनोज और सोनम के दिमाग में बिठा दी थी, जिस कारण वो कमला जी से नफरत करने लगे थे। कमला जी के पति चाहकर भी बच्चों को समझा नहीं पाए थे और बहुत उदास और बीमार रहने लगे थे, और एक दिन उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी। कमला जी ने दोनों बच्चों की मजदूरी कर करके शादी करवाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी सोनम और मनोज के दिल में जरा सी भी कमला जी के लिए प्यार नहीं जागा, और दौलत के लालच में एक दिन सोनम कमला जी को अपने पास ले आई थी, मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये दुर्दशा हो जाएगी। कमला जी ने सोचा, यह है मेरे बच्चे जिनके लिए पूरी दुनिया से अकेली लड़ी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, पर फिर भी इनका चेहरा देखकर खुद को मजबूत बनाकर अकेली हर परिस्थितियों का सामना किया, और आज उसी का यह इनाम मिला। खैर कमला जी के आंसू सोनम के कठोर दिल को पिघला तो नहीं पाए, और वह चली गई। कई घंटे इसी तरह बैठी रहने के बाद एक लंगड़ा वहां आया, और उसने कमला जी से वहां बैठे रहने का कारण पूछा। कमला जी किसी को तो सब कुछ बताकर अपना जी हल्का करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उस लंगड़े को बता दी। चिंता मत करो, तुम उस घर में जाओ, वह एक वृद्ध आश्रम है, वे लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर वहां तुम्हें चलकर जाना होगा, यह व्हील चेयर वहां नहीं घुसेगी। उस लंगड़े ने कहा, पर मेरी कमर टूट चुकी है, शायद मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, तो चलकर कैसे जाऊंगी? कमला जी ने कहा, तुम मेरी बैसाखी लेकर जाओ, तब तक मैं इस चेयर पर बैठता हूँ, और जब तुम्हारी बात अंदर बन जाए तो आकर मेरी बैसाखी देकर अपना चेयर ले लेना। उस लंगड़े ने कहा, एक लाचार बेबस बुढ़िया दुनिया के परपंच को समझने की हालत में कहाँ थी। उसने उसे
उस लंगड़े की बात मान ली और जब वह उस घर के अंदर गई तो पता चला वह कोई वृद्ध आश्रम नहीं है। और जब वह लड़खड़ाते हुए फिर वापस बाहर आई तो उसने देखा वह लंगड़ा उसके एकमात्र सहारे व्हील चेयर को लेकर जा चुका है। अब कमला जी को समझते देर नहीं लगी कि वह लंगड़ा उससे वह व्हील चेयर लेने को लिए चाल चल गया। कमला जी पहले से ही दुखी थी, ऊपर से यह सब उनका मन मर जाने को कर रहा था। पर अपने कमर दर्द और बेजान पैरों को लेकर वह कहीं और जाती भी तो कैसे। उस लंगड़े के दिए हुए बैसाखी के सहारे वह किसी तरह सामने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वह घिसट घिसट कर वहां से गुजरने वाले हर एक राहगीर के पांव पकड़कर उनसे मदद मांगने लगी। वह दर्द के मारे छटपटा रही थी और वहां से गुजरने वाले हर एक से नजदीकी सरकारी अस्पताल में छोड़ देने को कह रही थी। पर कोई उनकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। लगभग इसी तरह कई घंटे बीत गए। तपती गर्मी, ऊपर से कमर टूटने का दर्द, यह सब झेल रही थी कमला जी। पर फिर भी वह लोगों के आगे गिड़गिड़ाना बंद नहीं कर रही थी। ए बेटा, ओ बेटी, मेरी मदद कर दो, किसी सरकारी अस्पताल तक मुझे छोड़ दो, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मर जाऊंगी बेटा, मेरी मदद कर दो। यह सब कमला जी लगातार कहे जा रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के वहां आए। वे सभी एक कार से उतरकर कार के ऊपर एक केक रखकर उसमें से एक का जन्मदिन मनाने लगे। कमला जी उनके पास घिसटती हुई पहुंची, जिस पर एक लड़का कहता है, अरे रुको दादी, यह केक आपको ही देंगे, हम सुबह से केक खाकर थक गए हैं। नहीं बेटा, मुझे ये केक नहीं चाहिए, मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरी कमर टूटी हुई है और उसका दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे एक सरकारी अस्पताल में छोड़ दो। कमला जी ने कहा, पर दादी आप ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही है? उसमें से एक लड़के रवि ने कहा, जिसका आज जन्मदिन भी था। पहली बार उस लंगड़े को अपनी कहानी बताकर पछताई थी कमला जी, इसीलिए अब उसने किसी पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा, बेटा यही सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, ले चलो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ दादी, जरूर ले चलूंगा, आप बैठो गाड़ी में। यह कहकर रवि और उसके दोस्त कमला जी को एक क्लिनिक ले जाते हैं। बेटा यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है, मैंने तो सरकारी कहा था ना, मेरे पास पैसे नहीं है। कमला जी ने कहा, दादी आप अंदर चलिए और पैसों की चिंता मत कीजिए, आपका दर्द अगर कम कर सकूं तो समझूंगा, आज मेरा जन्मदिन मनाना सफल हो गया। उसके बाद सभी अंदर गए और डॉक्टर ने रवि से कहा, लगता है इनको किसी ने खूब मारा है, जिसकी वजह से उनकी ना सिर्फ कमर टूटी है बल्कि पैरों की नसों को भी नुकसान पहुंचा है। इनके काफी सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, फिर जाकर इलाज कर पाएंगे। आपको जो सही लगे वही कीजिए डॉक्टर, बस इनका दर्द कम होना चाहिए, रवि ने कहा। जो कमला जी भी सुन लेती है और रवि से कहती है, बेटा तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया, पर इस अस्पताल का खर्चा काफी हो जाएगा और तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो यहाँ यह लोग बिना पैसे के मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो बेटा तुम सिर्फ डॉक्टर से बोल दो कि मुझे दर्द की कुछ गोलियां दे दे, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। दादी मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भागूंगा नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने माता पिता को यूं छोड़ दे। रवि ने कहा, बड़े खुशकिस्मत है वह माता पिता जिसने तुझ जैसे इंसान को जन्म दिया, वरना मेरी जैसी औलाद। यह कहकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगी।
रवि ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। करीब 15 दिन बाद कमला जी का इलाज करवाकर रवि उनको अपने घर ले गया। वह घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उस घर के आगे कमला जी के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। यह देखकर कमला जी चौंक जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद उसकी माता जी का नाम होगा। रात में रवि ने पूछा, दादी आपका यह हाल, मतलब आपके परिवार वालों में कौन कौन है? रवि ने कहा, क्या बताऊं बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे ने पहले ही मुझसे नाता तोड़ लिया, क्योंकि मैं बुढ़िया उसे बोझ लगने लगी थी। बेटी साथ ले गई तो उसने भी मेरा वही हाल किया कि ना तो जी रही थी और ना ही मर रही हूँ। इसके बाद कमला जी ने अपनी पूरी कहानी सड़क पर बेसहारा छोड़ने तक की रवि को बता दी। बेटा, अब तो बस अपने मरने का इंतजार है, ताकि इन सब दुखों से मुक्त हो जाऊं। कमला जी ने कहा, ऐसे कैसे मरेगी आप दादी? अपने गुनहगारों से बदला नहीं लेगी? रवि ने कहा, अब अपने बच्चों से एक माँ बदला लेगी? यह कैसी बातें कर रहे हो बेटा? कमला जी ने कहा, हाँ दादी, आपके बच्चों ने न सिर्फ आपके ऊपर अत्याचार किया, बल्कि आपके जीवित रहते हुए भी आपका श्राद्ध कर डाला, और तो और आपके मरने की खुशियां भी मना ली। ऐसे बच्चों को सबक सिखाना तो बनता है ना। रवि के इस बात से कमला जी चौंक जाती है, और इससे पहले वह कुछ बोलती, रवि कहता है, दादी मैं गोलू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचानती भी कैसे, जब मैं छोटा था तभी बुआ आपको पापा के पास से ले गई, और उसके बाद मैं बाहर चला गया। मैंने कई बार पापा से आपसे मिलवाने की बात कही, पर पापा ने हर बार टाल दिया। जब मेरी नौकरी लगी और मैं घर आया तो देखा बुआ पापा के साथ मिलकर आपके श्राद्ध के काम कर रहे हैं। पर उस दिन आपको उस हाल में देखकर मुझे उनकी असलियत का पता चल गया। पापा और बुआ इतने नीचे गिर जाएंगे सोचा नहीं था। कमला जी अभी भी रवि को गौर से देखे जा रही थी। रवि उन्हें एक कमरे में लेकर गया, जहां पर कमला जी की ढेरों तस्वीरें लगी हुई थी। यह सब देखकर कमला जी की आंखें नम हो जाती है और रवि को गले लगा लेती है। गोलू, तू मेरा छोटा सा गोलू है। यह कहकर कमला जी रोने लगी और फिर कहने लगी, किसने सोचा था कि सोनम मुझे यूं फेंक कर जाएगी और मैं बरसों बाद अपने गोलू से मिलूंगी, वह भी ऐसी हालत में। पता है गोलू, मैंने न जाने कितने लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। शायद तुझसे ही मिलना मेरे नसीब में लिखा था, इसीलिए, और किसी ने मदद नहीं की। दादी, अब आप चिंता मत कीजिए, बुआ और पापा को मैं सबक सिखाऊंगा। आप तो बस अब आराम से रहिए, ये आपका ही घर है। क्या सच में बेटा? हाँ दादी, बाहर जो आपका नाम का बोर्ड लगा था, क्या बोर्ड नहीं देखा आपने? ये बंगला मैंने आपके ही नाम से लिया है दादी। दादाजी की बड़ी इच्छा थी ना कि वह आपको आपकी 50वीं शादी की सालगिरह पर एक ऐसा ही बड़ा सा खूबसूरत घर भेंट करे, लेकिन दादाजी तो वक्त से पहले ही हमारा साथ छोड़कर चले गए। लेकिन मैंने उनकी डायरी को पढ़ लिया था। सामने हॉल में रखी एक लड़की की तस्वीर को देखकर कमला जी चौंकते हुए बोली, बेटा ये किसकी फोटो है? रवि बोला, दादी यह आपकी पोता बहू है, अभी कुछ दिनों से काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है, कुछ दिनों में लौटकर आएगी, तब आपको मिलवाता हूँ। अब आप आराम से रहिए। इतना कहकर रवि कुछ काम के सिलसिले में गांव आया था, क्योंकि दादी के साथ जो उसके पापा और बुआ ने किया था उसका सबक भी तो उन लोगों को सिखाना था। रवि के आते ही निशा वहां पहुंच जाती है।
और कमला जी को घर में देखकर उसकी बाहें चढ़ जाती है। ए बुढ़िया, इस घर में क्या कर रही है तू? कमला जी बोली, बेटा मैं तेरी दादी सास हूँ। अरे रवि की दादी तो कब की मर चुकी है, फिर दादी सास कहाँ से आ गई? चल निकल यहाँ से। वहाँ के नौकर बोले, पर मैडम यह सच में रवि बाबा की दादी है। बाबा हमें दादी दादी की पूरी देखभाल करने के लिए कह कर गए हैं। चुप करो तुम लोग और जाकर चुपचाप अपना काम करो। निशा ने कमला जी की एक न सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कमला जी बेचारी उस अनजान शहर में कहाँ जाती, वही गली मोहल्ले में सुबह शाम भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी और रात में बंगले के बाहर आकर बैठ जाती और बस सड़क की ओर अपने पोते को निहारती रहती। लेकिन रवि वहां अपनी बुआ और पापा को सबक सिखाने के चक्कर में लग रहा था। उसने सोचा कि निशा तो अभी 15 दिन बाद आएगी, तब लौटकर उसे सरप्राइज दूंगा और दादी का ख्याल वहां नौकर आराम से रख रहे होंगे। इसीलिए उसे दादी की कोई चिंता ही नहीं थी। पर उसे कहाँ पता था कि कमला जी आज करोड़ों की मालकिन होकर भी एक भिखारी की तरह भीख मांगकर अपना पेट भर रही थी। नौकरों से रवि को कुछ भी बताने के लिए निशा ने मना कर दिया था, लेकिन जब सारे कागजात की कार्रवाई पूरी करके रवि वापस घर पहुंचा तो अपनी दादी को ऐसे भीख मांगता देख उसके पैरों तले जमीन सरक गई। दादी, आप यह क्या कर रही है? कमला जी फूट फूट कर रोने लगी और सब सच्चाई बता दी। निशा को सामने देखते ही एक जोर का तमाचा रवि ने उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी के साथ ऐसा करने की? निशा भी यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, रवि, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी दादी तो कब की मर चुकी है। हाँ कहा था, लेकिन मुझे यह भी अभी पता चला है। लेकिन दादी मेरी हो या किसी और की, इंसान के अंदर इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए या नहीं? और मैं यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी दादी के साथ ऐसा करे। अगर तुम्हें मेरी दादी से कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे कारण अपनी दादी को का साथ नहीं छोड़ सकता। अरे अपनी दादी के कारण मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तो फिर तुम्हें छोड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। निशा के ने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली और कमला जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कमला जी ने भी निशा को माफ कर दिया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगले दिन उसके बाद रवि वापस गांव के घर जाता है और अपने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है और वहीं ठहर जाता है। यह देखकर उसके माता पिता बड़े खुश होते हैं कि उनका बेटा उनके पास लौटकर आ ही गया। पर एक दिन रवि बैठा अपना फोन चला रहा था और उसके पापा टीवी देख रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। जब रवि के पापा देखते हैं तो वह एक कोरियर वाला एक लिफाफा लिए खड़ा होता है। रवि के पापा मनोज जब वह लिफाफा खोलकर देखते हैं तो वह तुरंत किसी को फोन करते हैं। रवि यह सब कुछ खामोशी से देख रहा होता है और ऐसे जताता है कि उसका ध्यान कहीं और है। हेलो सोनम, गजब हो गया, माँ को ढूंढना पड़ेगा, तुम जल्दी घर आओ। थोड़ी देर बाद ही सोनम आ जाती है। सोनम को लेकर मनोज अपने कमरे में जाता है। रवि भी चुपके से उनकी बात सुनने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। सोनम माँ के नाम पर 50 लाख की पॉलिसी मैच्योर हुई है, पर वह पाने के लिए उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे, क्योंकि माँ पहले मेरे साथ रहती थी, इसीलिए मेरे पते पर यह लिफाफा आया। मनोज ने कहा 50 लाख, पर अब माँ को कहाँ ढूंढेंगे? और ढूंढ भी लिया तो लोगों को क्या कहेंगे? उनका श्राद्ध भी कर चुके हैं हम। सोनम ने कहा, तुम्हें लोगों की पड़ी है, मुझे तो बस पैसों की खुशबू आ रही है। एक बार वह बुढ़िया मिल जाए फिर तो कुछ भी कह देंगे लोगों को।
मनोज ने कहा, पर हमारे इतने अत्याचार के बाद वह यह पैसे हमें देगी? सोनम ने कहा, बिल्कुल नहीं देगी, पर हमें भी तो आता है उनसे, कैसे लेना है। यह कहकर मनोज और सोनम हंसने लगे। ठीक है भैया, पर अब ढूंढे कहाँ? सोनम ने कहा। रवि यह सब सुनकर कमला जी को जानबूझकर मनोज के सामने लाकर खड़ा कर देता है और यह सब वह ऐसे दिखाता है कि यह इत्तेफाक था। मनोज अपनी माँ को देखकर खुशी से उछल पड़ता है और उन्हें बड़े प्यार से घर ले आता है। फिर सोनम को यह खुशखबरी देता है। सोनम दौड़ती हुई आती है और माँ को गले लगाकर कहती है, कहाँ चली गई थी माँ आप? कमला जी को तो सब पहले से ही पता था रवि की चाल, इसलिए बस वह खामोश यह सारा नाटक देख रही थी। मनोज की पत्नी प्रिया, मनोज, सोनम और उसका पति नरेश सब वहीं थे। फिर मनोज कहता है, माँ हमें तो लगा था आप, छोड़ो, आपको यूं सामने देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ माँ, अपनी खोई हुई माँ को यूं सामने देखकर किसे अच्छा नहीं लगेगा। सोनम ने कहा। फिर मनोज कहता है, माँ आपको कल बैंक चलकर एक कागजात पर सिग्नेचर करने होंगे। कौन से कागजात? मेरी पॉलिसी वाले। तुम लोगों इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने कि इन चुपनी चुपड़ी बातों में मैं आ भी जाऊंगी, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। कमला जी ने कहा। हाँ, हमारी गलती है जो आपसे इतने अच्छे से तरीके से पेश आए। हमें तो पता ही है कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। चुपचाप साइन कर देना वरना। मनोज और सोनम ने यह कहा और उठ खड़े हुए कमला जी पर अपना हाथ उठाने। बस पापा, बस, बहुत हुआ, बहुत चला लिया लात और घूसे, अब जेल में अपने हाथ पैर चलाना। दादी, हमें इनका कबूलनामा और अभी रवैया सब से मिल गया है। अब से दादी आप सुकून से रह पाएगी, क्योंकि अगर इन भाई बहन ने आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो यह जाएंगे जेल में। इनका पूरा वीडियो इन्हें जेल भेजने के लिए काफ़ी होगा। रवि ने कहा। यह सब क्या है रवि? और अपने पापा और बुआ से कैसे बात कर रहे हो? मनोज ने कहा। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है यह तो आपसे ही सीखा है ना पापा। वह तो शुक्र मनाइए कि आप लोगों की तरह मैं आप पर हाथ नहीं उठा रहा। रवि ने यह कहते ही मनोज उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रवि मनोज का हाथ पकड़कर कहता है, बस बहुत हो गया पापा, अब या तो आप दादी को पूरे सम्मान और सुकून के साथ दादी की पूरी जायदाद वापस करेंगे या फिर जेल में रहना पसंद करेंगे। यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। और बुआ, आप कहाँ चली? आप भी दादी को परेशान करने में बराबर की हिस्सेदार है। तो आपकी सजा यह है कि आप आज के बाद कभी भी दादी से मिलने की कोशिश मत करना। मनोज ने डर की वजह से सब कुछ वापस कर दिया और सड़क के किनारे एक झुग्गी डालकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। तो उधर कमला जी आराम से अपने बंगले में अपने पोते और उसकी पत्नी के साथ आराम से सुकून की जिंदगी बिता रही थी। एक दिन कमला जी बोली, गोलू बेटा, पता नहीं तू मेरे पुण्य का ही फल है, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया और भगवान सचमुच है। कमला जी कहते कहते रोने लगी। तो निशा और रवि ने दादी को गले से लगा लिया। मनोज और सोनम ने कई बार कमला जी से मिलने की कोशिश की, मगर रवि ने अपने घर के नौकरों को साफ हिदायत दे रखी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर ना आने दिया जाए।